नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी, प्रैक्टिस बेहतर चल रहा होगा आपका और जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप और चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो जैसा कि क्लासेस देख रहे हैं आप, तो 2 पार्ट लगे हम लोगों को जो संवैधानिक विकास है उसको देखने के लिए और जो संविधान सभा है उसके फैक्ट्स को जानने के लिए और अनुसूचियों को सीखने के लिए और संवैधानिक स्रोत के बारे में जो चीज़ें थी, उनको हमने देखा, ठीक? अब उनको क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन्स के माध्यम से रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उन क्वेश्चन्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज़ करने का प्रयास ऊपर दिख रहा होगा आपको भारत का सांविधानिक विकास एवं संविधान, ठीक? ये पहला चैप्टर है। चैप्टर वाइज़ हमने बताया था कि आपको कि हमारे पास चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसी को हम आपको उपलब्ध कराएँगे। उसके लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? इसका जिसको पीडीएफ चाहिए हो, वो टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और ये है कम से कम 71 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। आज 35 कर लेंगे, कल 36 कर लेंगे, ठीक? ताकि ज़्यादा समय ना लगे और चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से रिवाइज़ हो सकें, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन से शुरू शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि भारत के सं अच्छा ये कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर आप लोग कि ये वीडियो जो क्वेश्चन्स हैं आपको विज़िबल है कि नहीं है और बड़ा किया जाए क्या या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में बताया करिए, है ना? क्वेश्चन्स के आंसर करिए और आप लोग कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेके बैठ जाएँ और एबीसीडी के रूप में आप अपने आंसर लिखिए और देखिए कि 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है? तो भारत के पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो सबसे पहला फैक्ट था अपना एम.एन. रॉय 1934, ठीक है? एम.एन. रॉय द्वारा। वैसे तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर। राजेंद्र प्रसाद बताइए आपको कौन थे? राजेंद्र प्रसाद अपने संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है? वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार वाले समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सरकार के संसदीय स्वरूप का सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है? यहाँ चीज़ों को फ़ोकस करना है आपको कौन-सा नहीं है। देखिए राजशाही मोनार्कियल शासन जो गवर्नमेंट है, राजशाही शासन नहीं हो सकता इसका। वेस्टमिंस्टर मॉडल है, मंत्रिमंडल सरकार, उत्तरदायी शासन। ठीक है? संसदीय स्वरूप का मतलब क्या है कि इसमें कार्यपालिका की जो शक्ति होगी या कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी या उसी में निहित होगी। ठीक है? चलिए, विधायिका में से ही जो मंत्रिमंडल बनता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कार्यपालिका बोल देते हैं। ठीक है? मंत्रिमंडल जो बनता है अपना, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कार्यपालिका बोल देते हैं। चलिए, दोनों भूमिका निभाते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ये किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? हमने वहां डिस्कस किया था कि 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है? संघीय न्यायालय मतलब समझ रहे हैं? पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है? संघीय न्यायालय की बात की गई थी। उस संघीय न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से 1937 में जाकर हुई थी। कब हुई थी? 1937 में। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 1937 शायद कन्फर्म कर लीजिएगा लेकिन सन क्या है? 1937 ही है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होना यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था। हमने क्या बोला था कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, वो अन्य फेडरल है ना? और एक तरह से बोला जाए कि जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, फेडरल शब्द नहीं है। भारत के संघीय व्यवस्था के लिए फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, यूनियन शब्द इस्तेमाल होता है। अब यूनियन शब्द का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों को शक्ति का हस्तांतरण तो है, शक्ति का विभाजन और शक्ति का पृथक्करण तो है, लेकिन साथ ही केंद्र मजबूत है। क्या है? केंद्र के मजबूती के साथ। मजबूती इन द सेंस कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में है। ठीक है? जैसे हमने देखा था ना कि
संघ सूची में विषयों को बांटा गया था, कानून बनाने वाले विषयों को, ठीक है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संघ में 100 थे, राज्य में कितने थे आप लिखेंगे, समवर्ती में कितने थे आप लिखेंगे, 52 थे, 66 थे, ठीक है? चलिए, उम्मीद है सही बताया होगा आपने। तो इनको बांट दिया गया। अब इसके अलावा जो विषय आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अवशिष्ट शक्तियां होंगी केंद्र के पास, उस पर विधि बनाने का जो शक्ति होगा वो केंद्र के पास होगा, ठीक है? तो ये लिया गया अपना कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ले ली गई है, ठीक है? चलिए, समवर्ती सूची वाली बात ले ली गई है यहाँ से। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार ले लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ले लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद ले लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात ली गई है, ठीक है? चलिए, अगला यूनाइटेड किंगडम से रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, है ना, ये सारी चीजें यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं, यानी ब्रिटेन से। ठीक, याद रहेंगी चीजें, कल वाली क्लास जिसने की होगी उसको याद आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने उस दिन करवाया था जब सेकंड क्लास का स्टार्टिंग करवाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक वायसराय और ये जो भारत सचिव है उनका एक तरह से दोनों का नाम है, भारत सचिव और वायसराय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाले से याद है ना आपको अध्यादेश, बाकी 35 वाले से याद ही है कि संघीय न्यायपालिका भी ऊपर देखा आपने, ठीक है? संघीय न्यायपालिका के साथ प्रांतों का स्वायत्त स्वायत्त शासन स्वतंत्र कर दिया गया उनको, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, परिसंघ और ये राज्य और संवर्ती, इस तरह से विषयों को बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर, किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, समतावादी आर्टिकल समता और समान संरक्षण आर्टिकल 14 में बात, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। दोबारा सवाल पढ़िए क्या लिखा है, क्या देखिए, इसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो किसके रूप में? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसके, ये समता एक एनजीओ है, इन्होंने आदिवासियों के अधिकार के लिए ये केस लड़ा था, है ना, रिट जाहिर क्या बोलते हैं, पीआईएल दायर किया था, है ना, उसके माध्यम से जजमेंट आया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, तो वहां पर क्या बोला कि समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को एक तरह से संविधान का मूल संरचना घोषित कर दिया गया। ये 1997 का जजमेंट था, उसके रेफरेंस पर ये निर्णय दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रुकिएगा, ये मिट नहीं रहा है, मिट गया है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, हाउ वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अदरवाइज नोन एज, ये सवाल मैंने पूछा था कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो क्या था, यहाँ पर हाइफन लगा लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, साइमन कमीशन कब आया था भारत में, ये बताइएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 16 मई 1946 को आया था भारत में, हमने डिस्कस किया था ना उस क्लास में। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाला याद है आपको? साइमन कमीशन बताइए भारत कब आया था या बना कब था? चलिए, बना कब था? इसके बाद ये बताइए नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट, ये क्या है? 1927, और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। ये गठित हुआ था साइमन कमीशन 1927 में, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अगला देखिए, ये आधुनिक भारत के क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, परेशान मत होइए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? फिर वही चीज, क्या? कनाडा के। अब वैसे शक्तियां, ये अपना एक यूनियन शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, न कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो चीजें याद हो गई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हमने देख ही लिया था, समवर्ती सूची वाली बात ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा ले ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? सबसे पहले आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति मिली हुई है, संविधान संशोधन की जो शक्ति मिली हुई है, संशोधन की शक्ति, ठीक है, ये, अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे, बच्चे क्या, मतलब आप जो हमारे दोस्त हैं वो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें, तो चीजों को ध्यान रखिए। क्या कि राज्यसभा, अच्छा आप कोशिश करिए एक बार सोचने की कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। राज्यसभा में निर्वाचन की जो बात है वो कहां से लिया गया है, और नामांकन, नामांकन के बाद कहां से ली गई है? ठीक है, नामांकन, निर्वाचन और नामांकन, क्या आप सोच पा रहे हैं इस चीज को? अगर सोच पा रहे हैं तो काबिल तारीफ की बात है।
ठीक है, निर्वाचन की बात दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी और नामांकन की बात कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए, ब्रिटिश संविधान में देख ही लिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, है ना? और क्या हो जाएगा यहाँ से? विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी लिया गया है। अगला देखिए, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को व्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये थे अपने सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अब याद रखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद है क्या आपको? प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद है क्या? तुरंत याद आना चाहिए। क्या थे? पहले क्या थे? सादुल्ला। क्या था नाम? सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिर अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर के एम मुंशी। जिस तरह से मैंने कल की क्लास में नोट्स में लिखवाया था ना, उसी तरह से लिख करके आप चीजों को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। पीएल मित्रा, डीपी खेतान। अब देखिए यहां पर क्या याद करना था आपको कि बीएल मित्रा और डीपी खेतान की जगह पर बीएल मित्रा और डीपी खेतान की जगह बीएल मित्रा कौन आ गए? माधव राव आ गए। माधव राव। और डीपी खेतान के नाम इस स्थान पर कौन आ गए? कृष्णामचारी। कृष्णामचारी। ठीक है, कृष्णामचार हैं आजकल, है ना? चलिए इस तरह से आप कर लीजिए। डीपी खेतान नीचे रहेंगे, बीएल मित्रा ऊपर रहेंगे। तो बीएल मित्रा की जगह पर कौन आएंगे? माधव राव। मित्र कौन है? माधव। ठीक है, खेत में मचा कौन रहा है? कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? अब देखिए यहां पर याद करिए आप। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। 11 दिसंबर, जिसमें क्या सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, एक्सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का, जिसके जिसके स्थान पर बाद में वीटी कृष्णाचारी आ गए थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? प्रस्तावना की उद्देशिका, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। 22 जनवरी 1947, हम आ रहे होंगे शायद यहाँ पे, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। स्वीकार है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 तो क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? अब देखिए यहां पर आपको लॉजिक लगाना है। अगर आपने पिछला जो एक्ट पढ़ा है उसको आपने ढंग से याद किया है, ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कब आती है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात कब आती है? जब लोकसभा का या सदन की स्थापना होगी। सदन की स्थापना होगी। सदन की स्थापना होगी। और सदनीय व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? केंद्र में द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन किसके तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये दोनों चीजें लागू की गई थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका सृजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्णतः लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित अधिनियमित व आत्मार्पित। उम्मीद है कि आप उसको अपने पेपर में आंसर लिख रहे होंगे उसका। ठीक है, आत्मार्पित किया गया था।
तो चीजें आपकी रिवाइज भी हो रही हैं, साथ में लोग डिस्कस कर ले रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं थी? हमने डिस्कस किया था ना कि स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, फिर बाद में जब मुस्लिम लीग हो गई तो 299 बचे। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान सभा जिस दिन बैठक हुई उस दिन 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो इसमें से कितने सदस्य महिलाएं थी? कितनी सदस्य महिलाएं थी? ये 15 सदस्य महिलाएं थी। कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। 15 सदस्य महिलाएं शामिल थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, जिन्होंने अभी वीडियो री एग्जाम 2018 वाला जो 2023 में हुआ है वो दिया है, तो उन उसके में भी आया क्वेश्चन आया था कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसको हाथ से लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहली घटना से शुरू करें करके अंतिम घटना तक, अंत में घटी घटना तक। ठीक है, याद हो कि सबसे देखिए, मैं यहाँ पर समझिए पहले, देखिए उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित कब हुआ, आपको डेट याद होना चाहिए। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत हुआ? ये 22 जुलाई 1947 को। अभी यहाँ पर रुकिएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949 को। और जनगण मन 24 जनवरी, जब जिस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी उस दिन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 1947 को ये हो गया, 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को ये हो गया, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। सबसे पहले कौन आएगा? देखिए, जनवरी 1947 सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। क्या हो जाएगा? ए कहां दे रखा है? 2 में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जनवरी, ये 47 की बात है ना, तो ये जुलाई आ जाएगा, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नवंबर 1949 वाला संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत किया गया किसको? संविधान को। जनगण मन राष्ट्रगान द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीजें। चलिए, ये उद्देश्य संकल्प आप दोबारा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने प्रस्तावित किया था इसको संविधान सभा के समक्ष, और किस तिथि को ये प्रस्तावित हुआ था संविधान सभा के समक्ष। विधानसभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया और कब? ठीक है, सुन तो लिया होगा आपने। ठीक है, आंसर कर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स अगर समय वेस्ट ना हो आपका तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन 16 मई 1946, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। क्या है डाउट में? कि टोटल 23 समितियां थी और वहां पर ये ऑप्शन में है नहीं एक भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? इसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक जिस संविधान सभागृह में हुई थी उसे वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। इसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने इसको दर्जा दिया था ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल बोल लीजिए, वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिक, नहीं माउंटबेटन, सॉरी, माउंटबेटन, माउंटबेटन।
ठीक है, और यहाँ पर कौन जाएंगे? राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रगान, जनगणमन, जनगणमन अंगीक स्वीकार किया गया था। अच्छा, राष्ट्रगीत, कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रगीत क्या होता है और राष्ट्रगान क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? या दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है? बिल्कुल सही बात है। संसद संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? ऐसे कैसे भाई साहब, ये गलत हो जाएगा आपका। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। संसदीय सर्वोच्चता नहीं, जनता सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। चलिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल एक सही है, मतलब केवल ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष चुनाव। अब जिसने पहली क्लास की है, पहली और दूसरी, पहली क्लास जिसने की है वो ये मुझे ये बताएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब से हुई थी, किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? 1892 वाले से। 1892 कौन सा एक्ट है? 1892 वो एक्ट है जिसमें कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने और बजट पर व्यय पर बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किसको कब मिला था? 1909 के माध्यम से मिला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? 1892 के तहत। और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के तहत। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई थी 1919 के अधिनियम के माध्यम से। चलिए, हम्म, चलिए। तो ये क्या हो गया अपना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हो गई? 1919 के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। देखिए, बाबू साहब यहाँ झोला कर दिए हैं। ऐसे ही आपको इंग्लिश में क्या मिलेगा? ओनली शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली। ठीक है, यहाँ पर केवल भी शब्द इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो क्या हो जाएगा? केवल बी। यहाँ पर केवल संविधान सभा का संविधान मसौदा तैयार करा नहीं था, इसने ही जो वो अपना कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था भारत, संविधान सभा द्वारा ही शामिल कराया गया था उसको। ठीक है, और संविधान सभा भंग कर दी गई थी कब? जब अस्तित्व में आ गया था, यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार उसका साइन हुआ था। उसके बाद चीजें समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। एक मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? नहीं, पता चला कि हम एक घंटे लगातार बोलते रहे, फिर पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। चलिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सिंपल सी बात, अभी डिस्कस किया था हमने, 389 शुरू में थे, जिसमें से उसके बाद क्या हो गए थे, जब मुस्लिम मुस्लिम लीग अलग हो गई, 299 बचे थे। और जिस दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, केवल 284 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी, जिस पर क्वेश्चन आया था अभी ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पेन चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वह कौन नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। कौन थे? जीवी मावलंकर के नाम से जो ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है आपको, उनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? देखिए, 1935 के अनुसार होता था। अच्छा, जो अपना 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसमें क्या बोला गया था कि संविधान सभा जो है, संविधान की पूर्णता निर्मित होने के तक, संविधान की पूर्णता निर्मित होने तक एक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, और वो विधानमंडल जो शासन चलाएगी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलाएगी। ठीक, ध्यान रहे ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए।
26 नंबर, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? ठीक है, या पूर्व सोवियत संघ भी लिख सकता है यहाँ पर रूस लिख दिया है। जब लिया गया था तब वो पूर्व सोवियत संघ था। ठीक, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, और मौलिक दायित्व या मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसको 51 ए में जोड़ा गया है। टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए, पी एंड आर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कौन से कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? वहां क्वेश्चन क्या था? किसने लिखाया था? किसने लिखा था? वो प्रेम बिहारी थे। ठीक है, नारायण शब्द याद रखिएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। और यहाँ शांति निकेतन संस्था द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को निखारा और सजाया गया था। ठीक, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू को चुनना प्रधानमंत्री के रूप में, वो संविधान सभा ने नहीं चुना था, वो जनता ने चुना था, देश के जनता ने चुना था। मतलब देश के जनता सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, यहाँ समझिएगा, देश की जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव आपने डायरेक्ट नहीं किया है, आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, उन प्रतिनिधियों ने उनको अपने नेता के रूप में चुना था, वो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, ध्यान रहे ये चीज। बाकी इसने राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का अनुमोदन किया, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। यहाँ पर दोबारा बताइए, राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? वीडियो रोकिए, आंसर करिए। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को। ठीक, जिन्होंने बता लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं बताया है ऐसे करके बैठे रहिए, दोबारा देखिए वीडियो शुरू से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो पहली अनुसूची में, ठीक है, इसमें देश के जो क्षेत्र हैं उन सबके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये कब हुआ था? ये 100वें संविधान संशोधन, 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लागू किया गया था कि कुछ हिस्सा लिया गया था, कुछ हिस्सा दिया गया था बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भूमि समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नियम नाम से उपयुक्त कानून बनाना किस अनुच्छेद के तहत उसको लागू करता है? देखिए अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्य का प्रवेश, भारत में अगर नए राज्य का प्रवेश होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अगर भारत में ही किसी राज्य का नया निर्माण होता है, उसका नाम बदलता है, तो क्या हो जाएगा? वो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ध्यान रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपका नागरिकता शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो अनुच्छेद 3 जो है। ठीक है, सब ध्यान रखिए, नए राज्यों का गठन यानी भारत के सीमा के क्षेत्र के बीच में नए राज्यों का गठन, और अगर किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश हो रहा है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो ये पुडुचेरी में है। देखिए अपने 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद है, मैं संख्या बता दे रहा हूं, 6 राज्यों में है, लेकिन आप वो स्टेट के नाम आप खुद बताइएगा। ठीक है, अगर आपने बता दिया है, अब देखिए सुन लीजिए क्या है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पेयर में याद रखिए, महाराष्ट्र कर्नाटक यहां हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहां हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार यहां हो गया। 2 2 4 2 6 याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? क्या है? संविधान लागू होते समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हो गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत। 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी विवाद के कानून जो है वो शामिल है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी जो कानून है वो संबंधित है उससे। 11वें में पंचायती राज, 12वें में नगर पंचायत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड उल्लिखित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कल पढ़ा था एएम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित बात किसमें कही गई है? 6ठी अनुसूची में। और अनुसूची 5 में क्या है? एससी एसटी, शेष भारत के एससी एसटी के जनजाति मतलब कि एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित बात अनुसूची 5 में की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का,
संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, ठीक है, 22 भाषाएँ दी हुई हैं अपने, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, ठीक है भाई। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है, अभी हमने देखा ऊपर। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, अभी देखा ना हमने ऊपर। 11वीं में क्या है? पंचायत राज व्यवस्था की बात की गई है, और ये जिसकी बात कर रहे हैं ये अनुसूची 5 में है, अनुसूची 5 में है इसका उल्लेख, ठीक। तो उम्मीद है यहां तक आपने, अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 35 में से कितने सही हुए आपके, ठीक है। जितने क्वेश्चन थे हमने सब पढ़े हुए हैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा, जो फैक्ट वहां पर नहीं मिले हैं आपको उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। हर समय कमी नहीं निकाला जाता है, कुछ सीखने का भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको जितना मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो जो फ्री में चीजें मिल रही हैं उनको उससे पढ़ करके कुछ सीख सकें, कुछ बन सकें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, बाकी बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।